नमस्कार दोस्तों। हमारे बहुत सारे पेशेंट हिप रिप्लेसमेंट के बाद जब अपने घर वापस जाते हैं तो वहाँ पे दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर वन, पेशेंट को लगता है कि काफ़ी दिनों तक जो डिफॉर्मिटी थी हिप में वो परसिस्ट कर रही है, या जो उनके फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करानी है। जो एक्सरसाइज हम आपको पहले बताते रहे हैं वो तो एक स्टैंडर्ड एक्सरसाइज है, वो सब पेशेंट्स को करनी होती है। लेकिन कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो डिफॉर्मिटी बेस्ड होती हैं। डिफॉर्मिटी मीन्स किसी के पैर बाहर की तरफ फिक्स होते हैं सर्जरी से पहले, किसी के पैर अंदर की तरफ होते हैं, तो उनमें जो फिजियोथेरेपी है, जो एक्सरसाइजेज है, वो चेंज हो जाती है। सिमिलरली जब हम ऑपरेट करते हैं तब भी हम ध्यान रखते हैं कि पेशेंट की डिफॉर्मिटी को कैसे करेक्ट किया जाए। कुछ पेशेंट जब लेटते हैं तो उनका पैर पूरा जो टांग है, वो जो घुटना है, वो पूरा जमीन पर बेड पर टच नहीं करता है, थोड़ा उठा रहता है। किसी का स्पाइन थोड़ा उठा रहता है। जब वो करवट लेते हैं तो कुछ पेशेंट होते हैं जिनका घुटना दूसरे घुटने पर टच नहीं करता है। या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जब वो चलते हैं तो उनकी थाइज आपस में टच करती हैं, वो पैंट नहीं पहन सकते हैं, बाइक पे नहीं बैठ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, कुछ टेक्निकल चीज़ें बताएंगे जो सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं बल्कि जो फिजियोथेरेपिस्ट भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये उनके भी काम की चीज़ है कि पेशेंट को कैसे फॉलो अप करना है आफ्टर द सर्जरी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट दिल्ली के नहीं होते हैं, आउट स्टेशन के होते हैं, और जिनको हम पूरी तरह गाइड नहीं कर सकते हैं उनके घर में। तो ये वीडियो उन पेशेंट्स के लिए है। अगर हम सामने से हिप जॉइंट को देखते हैं तो ये हमारी फीमर है, ये नेक है, ये हेड है और ये सॉकेट है। ये हमारा पेल्विस है और ये स्पाइन है। तो हिप में अगर सामने से देखें दो तरह की मूवमेंट होती है। जब हमारी लेग अंदर की तरफ चलती है तो इसको हम अडक्शन कहते हैं। जब लेग बाहर की तरफ आती है इसको अबडक्शन कहते हैं। दो तरह की मूवमेंट होती है। वैसे तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रोटेशन काफ़ी मूवमेंट है, लेकिन अगर डिफॉर्मिटी को हम सामने से देखते हैं तो जब पेशेंट का पैर अंदर की तरफ जा रहा है, लेग अंदर जा रही है, इसको हम अडक्शन कहते हैं। जब पेशेंट का पैर यहाँ फिक्स हो जाता है उसको हम अडक्शन डिफॉर्मिटी कहते हैं, जो हमें एवीएन के पेशेंट्स में देखने को मिलता है आमतौर पर। जब पेशेंट का पैर बाहर की तरफ फिक्स हो जाता है तो उसको हम अबडक्शन डिफॉर्मिटी कहते हैं। ये हमें एंकाइलोजिंग में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। वैसे ये डिफॉर्मिटीज मिक्स भी हो सकती हैं। कई बार एक पैर में अडक्शन होता है, एक में अबडक्शन होता है, तो वैरायटी हो सकती है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग एवीएन में हमें अडक्शन डिफॉर्मिटी मिलेगी और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अबडक्शन डिफॉर्मिटी मिलेगी। जो मसल्स हमारे पैर को अंदर की तरफ लेके जाती हैं, जो यहाँ से पेल्विस पर अटैच होती हैं, इनको इसलिए हम अडक्टर कहते हैं। जो मसल अडक्शन करती है उसको हम अडक्टर कहते हैं। जो मसल्स यहाँ से बाहर की तरफ हिप में ज्वाइन करती हैं ये अबडक्शन करती हैं, तो इसलिए इनको अबडक्टर मसल कहते हैं। इसी तरह से जो हमारे पैर को अंदर की तरफ रोटेट करती हैं उनको हम इंटरनल रोटेटर कहते हैं। जो हमारी हिप को बाहर की तरफ रोटेट करते हैं उसको हम एक्सटर्नल रोटेटर कहते हैं। इनके बारे में हम अगली डायग्राम में आपको और एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक नॉर्मल पर्सन का डायग्राम है। इसमें ये हमारा हिप जॉइंट है, लेग है। जो मसल्स हमारी लेग को अंदर की तरफ लेके जाती हैं उसको हम अडक्टर मसल और इंटरनल रोटेटर मसल कहते हैं। जो मसल्स बाहर की तरफ लेके जाती हैं पैर को उनको हम अबडक्टर मसल और एक्सटर्नल रोटेटर मसल कहते हैं। तो ये एक तरह से ग्रुप्स में काम करती है। तो जब भी पेशेंट को अडक्शन डिफॉर्मिटी होगी तो उससे क्या होगा, हम आपको यहाँ दिखाते हैं एवीएन में। इसमें पेशेंट की लेग नॉर्मल से अंदर की तरफ चली गई है, थाइज बिल्कुल पास आ गई है। आपने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे होंगे, वीडियोज में भी आप देखेंगे। तो इनमें क्या होता है कि जब लेग अंदर की तरफ चली जाती है, जब हमारी थाई अंदर की तरफ चली जाती है तो ये मसल टाइट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, और ये मसल जो बाहर वाली मसल है ये लेंदन हो जाती है, और जो मसल लेंदन होती है वो वीक हो जाती है। तो इसमें हमारी क्या अप्रोच रहती है ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी। ड्यूरिंग सर्जरी हम जो टाइट मसल्स हैं, जो अडक्टर ग्रुप है, इनको हम रिलीज करते हैं, इनकी लेंथ बढ़ाते हैं ताकि थाई बाहर की तरफ आ सके। लेकिन जो मसल ऑलरेडी लेंदन्ड है, जिसकी लंबाई ऑलरेडी बढ़ चुकी है, जो वीक पड़ चुकी है, उसके लिए सर्जरी के बाद हमें इस मसल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है।
तो जो फिजियोथेरेपी होती है आफ्टर सर्जरी, उसमें हमें लेग को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है ताकि इनकी लेंथ बढ़ती जाए, और इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है ताकि इनकी लेंथ भी कम हो जाए और इसमें पूरी ताकत भी आ जाए। इससे दो फायदे होंगे, पेशेंट की थाई बाहर की तरफ नॉर्मल आएगी, प्लस अबडक्टर के वीक होने से जो पेशेंट लिम्प करता है कई महीने तक, वो भी चला जाएगा। अब हम आते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये पेशेंट आमतौर पर इस तरफ मिलता है, इनका पैर पूरे बाहर की तरफ होते हैं। जब ये सोते हैं तो नी टच नहीं करता है, और ये इनकी जो चाल होती है वो बिल्कुल पैरों को चौड़ा करके लोग चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो अंदर वाला ग्रुप है, जो अडक्टर मसल वाला ग्रुप है, ये लेंथन हो जाता है, वीक हो जाता है, और जो अबडक्टर ग्रुप है, जो बाहर वाली मसल्स हैं, ये शॉर्ट और टाइट हो जाती हैं। तो इसमें उल्टा करते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी हम अबडक्टर की लेंथ बढ़ाते हैं, और पोस्ट सर्जरी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनकी ड्यूटी है कि हम थाई को अंदर की तरफ स्ट्रेच करें ताकि अबडक्टर की लेंथ और बढ़े, प्लस अडक्टर को हम स्ट्रेंथन करें ताकि जब पेशेंट लेटे तो उनका पैर बाहर की तरफ ना गिरे, वो बिल्कुल मिड लाइन में आए। तो इससे अगेन डिफॉर्मिटी भी करेक्ट होगी, पेशेंट की चाल भी इंप्रूव हो जाएगी। सर्दुल का एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, और इसमें जो इनकी डिफॉर्मिटी बिफोर सर्जरी थी वो ये डिफॉर्मिटी थी, जिसमें पैर बाहर की तरफ आता है, अबडक्टेड रहता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं ये स्ट्रेच आउट हो जाती हैं, अडक्टर लूज हो जाते हैं, और जो अबडक्टर जो बाहर की मसल्स हैं ये टाइट हो जाती हैं। तो इनका ड्यूरिंग सर्जरी हम अबडक्टर रिलीज़ करते हैं, उससे पैर अंदर की तरफ आ जाता है, जैसे कि अब आ गया है। अगर सर्जरी से पहले का आप देखेंगे तो इनका पैर पूरा टच भी नहीं होता था और पैर बाहर की तरफ जाता था। इसके साथ साथ हम अडक्टर स्ट्रेंथनिंग भी करते हैं। इसमें मूवमेंट से एक बार बताऊँ मैं आपको, इस मूवमेंट को अबडक्शन कहते हैं, इस मूवमेंट को अडक्शन कहते हैं। तो इस मूवमेंट्स पे सारा रहता है। तो इनका अबडक्टर ऑलरेडी टाइट था, उसको रिलीज़ किया है तो पैर अब अंदर आने लग गया। अडक्टर की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। एवीएन में इससे उल्टा होता है। दूसरा, इन पेशेंट्स में एंकाइलोजिंग में सर्जरी से पहले पैर ऐसे रहता है, जब ये सोते हैं तो ये जो नी है ये बेड पर टच नहीं करता है। जब हम रिलीज़ करते हैं मसल्स को तो ये अपने आप अब नीचे आने लग गया है। आज कितने दिन हो गए सर सर्जरी? 7 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। 4 दिन में ये मसल्स रिलीज हो गई हैं, रिलैक्स हो गई हैं, और अब हम इनकी अडक्टर स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जब भी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, तो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में फ्लेक्सर्स टाइट होते हैं, एक्सटेंसर्स वीक होते हैं। तो अभी वो स्टेज नहीं है जिसमें हम एक्सटेंसर स्ट्रेंथनिंग करेंगे। ग्रेजुअली जैसे थोड़ा स्ट्रेंथ आएगी, तो फ्लेक्सर हम ड्यूरिंग सर्जरी रिलीज कर चुके हैं, पैर नीचे आ गया है, लेकिन जो एक्सटेंसर की स्ट्रेंथनिंग है वो हम 1 वीक के बाद शुरू कर देंगे। विनय का एवियन का केस है। इसमें क्या होता है कि थाइस टाइट होती है, सर्जरी से पहले थाइस बहुत टाइट होती हैं। विनय बाइक नहीं चला पा रहे थे इसी वजह से। अब इनके हमने अडक्टर रिलीज़ किए हैं, क्योंकि अडक्टर टाइट हो जाते हैं तो थाइस अब बाहर की तरफ खुलने लग गई है। बट उसके साथ साथ इस अडक्टर डिफॉर्मिटी से जो अबडक्टर्स होते हैं ये स्ट्रेच्ड आउट होते हैं, ये वीक होते हैं। तो इसमें हम ड्यूरिंग फिजियोथेरेपी अडक्टर को बार बार स्ट्रेच करेंगे, बार बार जो अडक्शन का रेंज है इसको बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ अबडक्टर को स्ट्रॉन्ग भी करेंगे। तो ये दो हमारे टारगेट्स रहेंगे इसमें, कि हमने अडक्टर को स्ट्रेच करते जाना है, उसकी लेंथ बढ़ाते जाना है, और अबडक्टर मसल को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि जो लिम्प है, जब तक अबडक्टर वीक रहेंगे पेशेंट लंगड़ाता रहेगा, लिम्प रहेगा उसमें। तो आज की डिस्कशन का मैसेज यही है, कंक्लूजन यही है कि द अल्टीमेट एम इज टू गिव द बेस्ट रिजल्ट टू द पेशेंट। पेशेंट कई बार जब हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होकर जाते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट को कांटेक्ट नहीं करते हैं और खुद ही एक्सरसाइज करते हैं। बट मैं इस बात को बार बार एम्फेसाइज करूंगा कि एक टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है फॉलोअप में। अच्छी सर्जरी प्लस अच्छी फिजियोथेरेपी गिव्स ए गुड रिजल्ट। जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, जो एक्सरसाइज में फिजियोथेरेपी में एक्सपर्ट हैं, जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनकी बहुत ज़रूरत है पेशेंट को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेशेंट जो बहुत दूर गांव में रहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट तक नहीं पहुंच पाते। तो इसमें सर्जन एज वेल एज फिजियोथेरेपिस्ट शुड वर्क एज ए टीम। दे शुड अंडरस्टैंड द पेशेंट एज ए होल। हर पेशेंट डिफरेंट है,
हिप रिप्लेसमेंट के हर पेशेंट की सेम एक्सरसाइजेज नहीं हो सकती हैं. वी शुड अंडरस्टैंड द डिफॉर्मिटी, द डिसेबिलिटी एंड द डिफिकल्टी इन डेली एक्टिविटीज. ये हमें समझना है. पेशेंट की प्री ऑपरेटिवली क्या डिफॉर्मिटी थी, दैट शुड बी क्लियर टू एवरीवन इन द टीम. हमें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ये इस तकलीफ के साथ आते हैं कि फिजियोथेरेपी के बाद उनका पेन बढ़ गया, उनकी तकलीफ बढ़ गई है. ये कब होता है? जब डूज एंड डोंट्स क्लियर नहीं होते हैं बिटवीन द सर्जन एंड द थेरेपिस्ट. तो हमें बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ फिजियोथेरेपी वी शुड मेक इट वेरी क्लियर कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करानी है, किस मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है, किस मसल की स्ट्रेचिंग करनी है, किस टाइप का इम्प्लांट यूज हुआ है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ बोन. तो ये सब चीजें वी शुड बी ऑन द सेम पेज सो दैट इफ द पेशेंट गेट्स गुड रिजल्ट वी ऑल गेट द एप्रिसिएशन. तो प्लीज नेवर फील hesitant. You can always talk to us, communicate with us, or any surgeon who has operated the patient. You should always be clear about what to do and what not to do. Thank you very much.